Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We are into chapter number 3 and today we are going to start with page number 45 of your textbook. So we have completed with certain parts where we have covered IPO and FPO as we can see in the chart. After that, we have covered what is right issue and what is bonus issue. Today, we are going to complete with part C and part D, that is share issued to existing employee and share issued as private placement. So let us start with the session. With point C, offering shares to existing employees. Offering shares to existing employees. अब जहां तक बात हो रही थी शेयर होल्डर्स की, तो उन्हें हम शेयर दे रहे थे जब वो अप्लाई कर रहे थे, बट ऐसा कौन सा स्कीम है और ऐसा कौन सा कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट वी विल इशू शेयर टू आवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, है ना, वो रीजन हमें जानना पड़ेगा. तो देखिए, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने लाइफ का एक पार्ट दे देता है, राइट. वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, ठीक है ना, एंड इसमें से 7 to 8 आवर्स जो स्लीप टाइम रहता है वो अगर आप निकाल दो, सो हाउ मेनी आवर्स आर लेफ्ट? 16, राइट. 16 आवर्स में से 8 आवर्स ऑफिस और वर्किंग आवर्स जैसे काउंट होते हैं. तो आपके लाइफ में डेली जो 16 आवर्स है ना, क्योंकि बाकी के समय तो क्या है, हमारी अदर एक्टिविटीज होती है, हमें नींद चाहिए, हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज है वो सब होती है. तो 8 आवर्स अगर हम माइनस कर दें तो हमारा पूरा डे कितने आवर्स का बचता है हमारे पास? 16 आवर्स का. तो 16 आवर्स में से भी हाफ ऑफ द टाइम अगर हम ऑफिस में रहते हैं तो हमने अपने लाइफ का हाफ पार्ट, अपने लाइफ का जो अहम हिस्सा था वो हमने किसको दे दिया? किसी ऑर्गेनाइजेशन को. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा गोल भी नहीं है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉस्मेटिक कंपनी है जिसका काम है क्रीम पाउडर बेचना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, और उसका गोल है कि ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करे और लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाए. हमारा ऐसा कोई गोल नहीं है, लेकिन उसके गोल को कंप्लीट करने के लिए हम अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट 8 आवर्स दे रहे हैं एज एन एम्प्लॉय. करेक्ट है. और इसके बदले में हमें मिलता क्या है? इसके बदले में हमें मिलता है कोई भी रेम्यूनरेशन, विच कैन बी सैलरी, विच कैन बी फीस, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, जो भी जिस भी टाइप का आप काम कर रहे हो ये हमें मिलता है. तो उसके अलावा भी क्या एम्प्लॉयज को कुछ देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहां पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की, शॉर्ट में जिसे कहते हैं ईसॉस, शॉर्ट में जिसे कहते हैं ईसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. अब ये है क्या? तो जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, फीस मिलता है या वेजेस मिलता है, कई बार एम्प्लॉय इसको लेकर के एक डायलेमा में रहता है कि अगर मैं बहुत मेहनत से वर्क भी करूं, है ना, इस साल मैं बहुत मेहनत से वर्क करूं, क्या ये साल मेरा सैलरी इंक्रीज हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस, क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट तो साल में एक बार होता है. तो इस साल अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सैलरी इंक्रीमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर. तो इस साल अगर मैंने बहुत बेटर वर्क किया है, परफॉर्मेंस दिया है, तो उसका बेनिफिट मुझे क्या इस साल मिलने वाला है? नहीं. तो मैं क्यों हार्ड वर्क पुट करूं? हो सकता है कंपनी मुझे बाद में निकाल भी दे, कोई गारंटी नहीं है. तो जो अपनेपन की भावना है कि ये कंपनी मेरी है,
और इसका जो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा उसमें मुझे भी कुछ मिलेगा, ऐसी कुछ भावना डेवलप होती नहीं है। तो इसको देखते हुए ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है ये स्कीम? कि जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, कौन से एम्प्लॉय की बात करें? परमानेंट एम्प्लॉय की बात करें, जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको हम अपनी कंपनी के शेयर ऑफर करेंगे। ऑफर करेंगे इसका मतलब क्या हो गया? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट लेस प्राइस पे। बेनिफिट तो है, जो भी मार्केट प्राइस होगा उससे कम प्राइस पे हम उन्हें ऑफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस है 400 रुपीज, हम उन्हें इश्यू कर रहे हैं 250 रुपीज में। समझ में आ रहा है? और ये ऑफर कैसा है? इसमें एक वेस्टिंग पीरियड होता है। कौन सा पीरियड? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? एक टाइम गैप होता है टू टेक डिसीजन। इस टाइम गैप में हम देखेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको ये शेयर मिलेंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हम आपको ये शेयर नहीं देंगे। ये बात समझ में आए? दूसरी बात, ये वेस्टिंग पीरियड के बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको भी ये शेयर लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि पे तो करना है ना, ये 250 रुपीज पे करना है, लेकिन उतना पैसा भी तो होना चाहिए। तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या होता है एम्प्लॉयज को शेयर प्रोवाइड करना। मैंने स्टार्टिंग में बात की कि जो एम्प्लॉय है वो अपने जीवन का आधा हिस्सा किसको दे दे रहा है? ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक बार दो दोस्त बहुत सालों के बाद में एक दूसरे से मिले, है ना, अचानक लोकल में सफर कर रहे थे, एक दूसरे को देखा, अरे आफ्टर 10 years, बहुत खुश हुए, एक दूसरे को गले लगाया, फिर पूछा फैमिली कैसी है, क्या है। अरे मैंने तेरा बच्चे का फोटो देखा था फेसबुक पे। एक फ्रेंड ने पूछा अभी कितना बड़ा हो गया होगा? तो जो दूसरा फ्रेंड था वो बोला अभी ना वो इतना बड़ा हो गया, मतलब वो जो डिस्टेंस है इस तरीके से उसने बताया, इतना बड़ा हो गया। तो उसने बोला अरे ऐसा कैसा होता है, मतलब इतना बड़ा हो गया या इतना बड़ा हो गया, ऐसा आप बता सकते हो ना हाइट में। आप ऐसा क्यों लेकर के जा रहे हो, वाइड क्यों कर रहे हो, मतलब वो मोटा हो रहा है क्या? बोला नहीं, मैं मॉर्निंग में ना 7 o'clock को घर से निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, तभी वो सोता रहता है, और रात को मुझे आते आते 11 बज जाते हैं, तभी भी वो सोता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं उसको देखता हूँ उसको इसी तरीके से बढ़ते हुए देखता हूँ, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ जोक, बट एक मर्म भी बताता है कि एम्प्लॉइज का लाइफ कितना स्ट्रगलफुल रहता है। कई बार वो अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाते नहीं है ना। आपने देखा होगा ना, कई लॉन्ग ट्रैवलर्स होते हैं, जब भी लोकल चालू थे तो कई लोग तो पूना से मुंबई में आते थे काम करने के लिए, मुंबई से पूना भी जाते थे काम करने के लिए, तो उनकी लाइफ का 2 2 आवर्स जो है, 2.5 आवर 3 आवर्स वो ट्रेन में निकल जाता था। तो इनको कोई कॉम्पनसेशन मिले, ये कॉम्पनसेशन हम शेयर के रूप में दे रहे हैं। किसके रूप में दे रहे हैं? शेयर के रूप में। सो लेट अस रीड दिस पर्टिकुलर offering. A company can raise funds by offering share to its existing employee as follows. उसमें सबसे पहला है ESOS. What is ESOS? Employee Stock Option Scheme, या इसकी जगह पे आप बोल सकते हैं, स्कीम को आप प्लान भी बोल सकते हैं, है ना। स्कीम की जगह पे क्या बोल सकते हैं इसको? प्लान। सो इट इज एम्प्लॉय ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्कीम। अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट का मतलब ऐसे एम्प्लॉइज जिसको आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट हो चुके हैं, जैसे डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। मतलब कौन से एम्प्लॉइज की बात करें? जो डायरेक्टर हो या ऑफिसर्स रैंक के हो, चाहे वो हमारी कंपनी में हो या हमारी कंपनी के होल्डिंग कंपनी में हो या हमारी कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में हो। क्या होता है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी? तो सपोज यहां पर
वोडाफोन कंपनी है और वोडाफोन कंपनी ने टेक ओवर कर लिया आइडिया की कंपनी को, ठीक है ना। वोडाफोन कंपनी ने आइडिया कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर, मतलब परचेस कर लिया। तो वोडाफोन कंपनी को हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और आइडिया कंपनी को हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। समझ में आया? तो इस तरीके से जो परचेसर कंपनी है उसे बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और जो सेलिंग कंपनी है उसे बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। तो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का 50% से ज्यादा का शेयर अगर आप परचेस कर लेते हो तो उसे क्या कहा जाता है, जिस कंपनी का आपने शेयर परचेस कर लिया उसे कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी, और जिस कंपनी ने परचेस किया है उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी। ये समझ में आ गया? तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है, बायर एंड सेलर। तो जो बायर कंपनी है उसे हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग, और जो सेलिंग कंपनी है उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी। एस फॉर सेलिंग, एस फॉर सब्सिडरी, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया, वो जो डायरेक्टर है वो चाहे होल्डिंग कंपनी का हो या सब्सिडरी कंपनी का हो, अगर वो परमानेंट है या वो ऑफिसर परमानेंट है तो उसको शेयर ऑफर किए जाएंगे। कंपनी आर ऑफर्ड द बेनिफिट और राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट द फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो जो प्राइस पहले से फिक्स होगा, लेकिन आज नहीं सेल करेंगे। कब सेल करेंगे, कब उन्हें देंगे, एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट मतलब हमने यहां पर बोल दिया कि 1 ईयर आफ्टर फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, आफ्टर 1 ईयर आपको हम शेयर देंगे, हमारी कंपनी का शेयर हम आपको 250 रुपीज में देंगे, जिसका मार्केट प्राइस, करंटली मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 400, और हम आपको 1 साल के बाद कितने में देंगे, 250 में देंगे। अब हो सकता है ना कि आफ्टर 1 ईयर इसका प्राइस 400 से 500 भी हो सकता है, या इसका प्राइस 400 से 300 भी हो सकता है, या उससे भी कम हो सकता है। तो वो तो 1 साल होने के बाद मालूम पड़ेगा ना। बट आज जो हमने आपको प्राइस बता दिया 250, आगे जाके कोई भी प्राइस होने दो, आपको 250 रुपीज में वो शेयर मिलेगा। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू, बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको डिसाइड करना है कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। और ऑब्वियसली सस्ते में कभी भी शेयर मिलता है तो एम्प्लॉय उसको जरूर लेंगे, लेते हैं ना, बेनिफिशियल है। ESOS encourage employee as they feel proud to be owners of the company which they are working, and company also benefit as it can retain good employees। तो इसका फायदा दोनों तरफ से है। एम्प्लॉय को एक प्राउड फीलिंग होता है कि मैं भी कंपनी का क्या हो गया, ओनर। क्यों ओनर, क्योंकि इक्विटी शेयर मिल रहा है तो को ओनर बन गया। और कंपनी भी अपने अच्छे एम्प्लॉय को, गुड एम्प्लॉय को रिटेन करती। रिटेन करने का मतलब अगर आप उनको ओनर बना रहे हैं तो उनका भी छोड़ करके जाने का मन नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम उन्हें एंकरेज कर रहे हैं। कई बार तो कैसा हो जाता है रियल सेंस में ना, ये एक टाइप का कैरेट है, पता है ना। कई बार जो आपने देखा होगा कि अगर कोई घोड़ा है या कोई ऐसा गधा है तो उसकी इमेजेस आपने देखी होगी। ये तो डॉग बन गया, लेकिन समझो कि दिस इज डोंकी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर से क्या होता है, एक स्टिक होती है और इसमें कैरेट बांधा रहता है, देखा है ऐसा। अब क्या होगा, ये डोंकी को खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा, ये सिर्फ कैरेट देखते देखते आगे जाएगा। तो आपका काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर अगर कोई एम्प्लॉय है ना जिसके माइंड में चल रहा है कि ये कंपनी में मैंने बहुत काम किया और अब बस हो गया, अब मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। तो कई बार एम्प्लॉय होते हैं ना कि अपना लास्ट पेमेंट का वेट करते हैं और बस इसके बाद मैं छोड़ के जाने वाला हूं। तो उनको क्या बोल दिया जाता है कि 1 साल के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो ना, आपको हम वादा करते हैं हम आपको क्या देंगे, ईसॉप देंगे। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या ईसॉस बोलिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
स्कीम देंगे जिसके तहत आप भी ओनर बन सकते हो, आपको भी कुछ शेयर दिए जाएंगे कम प्राइस के अंदर। तब इस लालच में वो एम्प्लॉय रुक जाएगा और मेहनत से काम करेगा, और रियली 1 साल के बाद जो उसको ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करता है तो उसको कम प्राइस में ज्यादा शेयर मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक टाइप का एंकरेजमेंट है। क्या है? एंकरेजमेंट। तो कंपनी क्या ये डायरेक्टली दे सकती है? आंसर इज नो। इसके लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है कि भाई हम आपके एम्प्लॉय जो हैं, जो आपके कंपनी में काम करते हैं, उनको इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं क्या? वहां से परमिशन मिला तो आप फिर ESOP इशू कर सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? लेट अस चेक द प्रोविजन वन बाय वन। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ESOP। अगर आपको ESOP इशू करना है तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, अ कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट डायरेक्टली शेयर दे या पहले कोई ट्रस्ट बनाए, और ट्रस्ट डिसाइड करेगा कौन से एम्प्लॉय को कितना शेयर देना है, क्योंकि उसमें डेजिग्नेशन भी मायने रखता है ना। क्या मायने रखता है? डेजिग्नेशन। अभी कोई एम्प्लॉय का स्टेटस बहुत अच्छा है तो उसको ज्यादा शेयर देंगे, कोई एम्प्लॉय का स्टेटस कम है ना, कोई ऑफिसर रैंक का एम्प्लॉय होगा और कोई डायरेक्टर रैंक का एम्प्लॉय होगा, क्या दोनों को सेम शेयर मिलेगा? आंसर इज नो। डायरेक्टर को ज्यादा मिलेगा, ऑफिसर को थोड़ा कम मिलेगा। हाँ या ना? नहीं तो डायरेक्टर से बड़ा ओनर तो ऑफिसर बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एज पर द रैंक किसको कितना देना है वो कौन डिसाइड कर सकता है? या तो डायरेक्टली कंपनी डिसाइड कर सकती है, या तो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बना करके भी ये दिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर बी, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। अभी अभी बताया कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है, सपोज 400 रुपीज है, तो आपका जो इशू प्राइस होना चाहिए, कौन सा इशू प्राइस की बात करें? ESOP। एम्प्लॉय को जो आप दे रहे हो ना वो उससे कम होना चाहिए। सो इट कैन बी 200 और 250 रुपीज, डिपेंड कंपनी क्या डिसाइड करता है। ठीक है, तो उससे कम प्राइस पे होना चाहिए। ये एक टाइप का कॉम्पनसेशन है। आपने जो कंपनी के लिए मदद की, आपने कंपनी के लिए जो काम किया, आप जो कंपनी को आगे लेकर के आए हैं, इसके लिए हम आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में आपको शेयर ऑफर किया जा रहा है। सी, देर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? वेस्टिंग पीरियड क्या है? पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूज हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर द शेयर दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। ये एक वेटिंग पीरियड समझ लो। वेस्टिंग पीरियड इज अ काइंड ऑफ वेटिंग पीरियड। इसमें एम्प्लॉय सोचने के लिए टाइम दिया गया है कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है ना? और कंपनी के लिए भी एक टाइम रहता है ना कि आप अगर अच्छे एम्प्लॉय हो तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे और इस साल के दौरान आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। तो दोनों तरफ से एक कमिटमेंट होता है। तो यहां पर एम्प्लॉय को 1 साल वेट करना पड़ता है मिनिमम। मिनिमम 2 साल का पीरियड भी हो सकता है, 1.5 ईयर भी हो सकता है, बट मिनिमम इट शुड बी 1 ईयर, क्योंकि शेयर आपको 1 साल के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन के लिए एक एम्प्टी पीरियड रखा गया है, एक गैप रखा गया है, जिसमें आप डिसाइड कीजिए आपको शेयर लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि पैसे तो देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर डी, यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। क्या स्पेसिफाई करेंगे? लॉक इन पीरियड को स्पेसिफाई करेंगे। क्या होता है ये लॉक इन पीरियड? अभी कंपनी आपको ESOP दे रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? कंपनी वांट टू सी यू एज अ ओनर, मतलब आप कंपनी के एम्प्लॉय तो हो ही, और अगर आप शेयर भी परचेस कर लेते हो तो आप क्या बन जाओगे? को ओनर। बट कोई एम्प्लॉय बहुत चालाक है, वो बोलेगा एक काम करते हैं ना, हमको 250 रुपीज में मिल रहा है ना, हम मार्केट में क्या करेंगे, मेरे फ्रेंड को मैं 350 रुपीज में बेच दूंगा, तो मेरा बाइंग प्राइस
250 है और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 350 में रख देता हूं। अब मार्केट प्राइस से, अभी भी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 400, लेकिन मैं सेल कितने में कर रहा हूँ 350 में, तो भी मुझे कितने का फायदा होगा, 100 रुपीज पर शेयर का फायदा होगा। तो अच्छी बात है ना, मैं मेरे फ्रेंड को बेच दूंगा और फायदा कमा लूंगा। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है, आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते हो, आपको एक लॉक इन पीरियड रखा जाएगा जो कि कम से कम कितने ईयर का होगा, 1 ईयर का। ठीक है ना, कोई कोई कंपनी 3 ईयर्स का भी रखती है। सो पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर, इस पीरियड में आप अपने शेयर बेच नहीं सकते हो। लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग पीरियड। तो आपको जब भी वेस्टिंग पीरियड जो दिया हुआ है और जब भी ऑप्शन ग्रांट होगा, उसके बीच के जो पीरियड को हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ठीक है ना, तो ये लॉक इन पीरियड में आप अपने शेयर को सेल नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड आपको और कहीं सुना है? देखिए हमारे एरिया में बहुत बार रीडेवलपमेंट का काम चलता है ना, तो जो स्लम एरियाज हैं उनको तोड़ करके वहां पर बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जैसे आपने माड़ा या एसआरए का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज्यादातर लोग की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो स्लम एरिया से शिफ्ट होकर के सोसाइटीज में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, बिल्डिंग्स में चले जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जो बिल्डिंग का रूम मिल गया ना, तो उसको तुरंत रेंट पे दे करके या सेल करके सीधे चले जाते हैं, फिर से एक दूसरा स्लम बना लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार, दीवा की तरफ, मुंब्रा की तरफ, डोंबिवली की तरफ या आंबीवली की तरफ चले जाते हैं लोग, और अपना जो करंट हाउस है उसे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अच्छा खासा उनको अमाउंट मिल जाता है क्योंकि अब वो बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है, और फिर से वो एक नया स्लम बना लेते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए एसआरए वालों ने 10 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रखा हुआ है। हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स का, कि आपको रूम दिया गया ना, आप 10 साल तक उसको बेच सकते नहीं है, लीगली सेल नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद आपको सेल करना है तो आप सेल करो। तो ये जरूरी होता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एज अ ओनर देखना चाहती है और आप सेल करके नया स्लम बना रहे हो। ऐसे ही यहां पर भी कंपनी जो है, कंपनी आपको क्या देखना चाहती है, को ओनर के रूप में देखना चाहती है। और आप तुरंत शेयर मिला और किसी और को बेच करके चले जाओगे तो कंपनी का इश्यू करके कुछ मतलब हुआ क्या, नहीं। तो कंपनी यहां पर क्या रखती है, मिनिमम 1 ईयर लॉक इन पीरियड। पॉइंट नंबर ई, share issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting right till the employee buys the share। अब देखो हमने पहली बात क्या कर ली, पहले हमने बता दिया कि आपको वेस्टिंग पीरियड तक वेट करना पड़ेगा। जब तक आप शेयर खरीद नहीं लेते हैं तब तक आप ओनर बने क्या, नहीं। शेयर होल्डर बने क्या, नहीं। तो आपको डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब आप डिविडेंड के अधिकारी कब हो जाओगे, जब आप शेयर को परचेस कर लोगे। एक बार आपने शेयर खरीद लिया तो उसके ऊपर मिलने वाला डिविडेंड हो, वोटिंग राइट्स हो, बोनस इशू हो, राइट इशू हो, आप भी उसके अधिकारी हो जाओगे। लेकिन जब तक आपने खरीदा नहीं है तब तक आपको ये सारे राइट्स से वंचित रखा जाएगा, आपको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। गेटिंग इट एवरीवन, बात समझ में आई? तो यहां पर वही बात की गई है कि जब तक शेयर खरीदेंगे नहीं तब तक उससे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर एफ, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ऑफ ईसॉस। तो यहां पर कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी के मालिक है शेयर होल्डर। तो एम्प्लॉय को ओनर बनाने से पहले आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू परमिशन लेना पड़ेगा। क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जहां पर हमें 75% मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए, 75%, मतलब 75% जो शेयर होल्डर है वो राजी हो कि हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लॉन्च करें। ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का होता है। सपोज हमारा टोटल जो भी इशू हो अगर 100 का है तो इसका 5% जो होगा उसको ही हम क्या कर सकते हैं, ईसॉस के रूप में दे सकते हैं। ठीक है ना, टोटल जो हमारा शेयर कैपिटल है उसका कितना परसेंट, ओनली 5% ही हम किसके रूप में दे सकते हैं, ईसॉस के रूप में। तो ये एक मतलब छोटा सा परसेंटेज रहता है, पोर्शन होता है
जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्पेशल परमिशन किसका लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स का स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। जी, employee cannot transfer his option to any other person, nor can it pledge or mortgage the share issued under ESOS। तो कुछ लोग चालाक होते हैं, है ना, उनको मालूम है कि इसके ऊपर लॉक इन पीरियड है, मैं बेच तो नहीं सकता, एक काम करता हूं, मैं ये ऑप्शन है ना किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं, मतलब मैं खरीदूंगा ही नहीं, रिनाउंस कर दूंगा। क्या रिनाउंस करने को मिलेगा? आंसर इज नो। कोई बोलेगा इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं बैंक के पास दे देता हूँ, गिरवी रख के लोन ले लूंगा। ये भी नहीं कर सकते, ना आप प्लेज कर सकते हो, ना मॉर्गेज रख सकते हो इसको। जब तक आपका लॉक इन पीरियड है तब तक आप इसको कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड एंड होने के बाद फिर आपको जो डिसाइड करना है आप डिसाइड करो, बट जब तक लॉक इन पीरियड है, इट कैन बी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, है ना, मिनिमम 1 ईयर का होता है, तब तक ना आप इसको बेच सकते हो, ना किसी के पास गिरवी रख सकते हो। ठीक है। एच, कंपनी हैज टू सेट अप अ कॉम्पनसेशन कमिटी। देखिए, हम कमिटी की बात कर रहे थे कि डिसाइड करना पड़ेगा ना किस एम्प्लॉय को कितना शेयर देना है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी हेल्प की है, कितना खून पसीना बहाया है। तो ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय परमानेंट है और काफी ज्यादा समय से है, या उसका अचीवमेंट बहुत अच्छा है, सपोज कोई एक एम्प्लॉय आया और उसके आने की वजह से, उसके आइडियाज की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी को इसने इतना फायदा पहुंचाया है, तो उसको भी इसके रूप में एक कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन कोई एम्प्लॉय है, बस अभी नया नया आया है, 2 साल 3 साल हुए हैं, उसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, तो क्या हम उसे ज्यादा शेयर देंगे? आंसर इज नो। तो यहाँ पर एक कॉम्पनसेशन कमिटी डिसाइड की बनाई जाएगी, जो डिसाइड करेगा कि कितना शेयर किसको देना है। टू एडमिनिस्टर ESOS कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। और साथ ही साथ कंपनी जब भी ESOS इशू करेगी तो उसको सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है ना, एज पर रेगुलेशन 2014, एज पर रेगुलेशन 2014। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्कीम, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। इसके पहले वाला स्कीम क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। और ये कौन सा है? परचेस स्कीम। इसमें डिफरेंस क्या है? अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। पहले वाला ऑप्शन में भी कम प्राइस था, ये वाले ऑप्शन में भी कम प्राइस है, विच दे कैन बाय एट फ्यूचर डेट। तो एकदम सेम है ना, वहां पर भी फ्यूचर डेट में परचेस करना था, यहां पर भी फ्यूचर डेट में परचेस करना है, तो चेंज क्या है? The company deducts a certain amount from the salary of the employee towards the payment of the share। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम एम्प्लॉय के सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं, जबकि पॉइंट नंबर 1 में ESOS में ऐसा नहीं था। जब हमने बात की थी ESOS की, वहां पर एम्प्लॉय को वेस्टिंग पीरियड दिया गया था और सोचने के लिए कि वो खरीदेगा या नहीं, और इसके बाद उसको परचेस करना पड़ता था। दैट मीन्स उसको पे करना पड़ता था, है ना, ही हैज टू पे। किसमें? ESOS में। लेकिन यहाँ पे ESPS में उसको परचेस नहीं करना है, उसको क्या करना है? उसके सैलरी में से हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट करते रहेंगे। तो बेनिफिट है ना उसके लिए कि इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा धीरे धीरे सैलरी से ही कट के जाएगा, लमसम उसको पे करने की जरूरत नहीं है। बराबर है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। क्या प्रोविजंस हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें जो भी परमानेंट एम्प्लॉय होंगे उसकी कैटेगरी होगी, ऑफिसर लेवल का अलग, मैनेजर लेवल का अलग, डायरेक्टर लेवल का अलग। शेयर इशू थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। और ये जो शेयर इशू होंगे उसको तुरंत हम स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर देंगे? लिस्टिंग करा देंगे। ESPS शेयर विल हैव अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर लॉक इन पीरियड। 1 साल तक आप इसको भी बेच सकते नहीं हो, ना ही मॉर्गेज रख सकते हो, ना ही उस पे लोन ले सकते हो। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट
इफ ESPS इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू, अगर ये पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है, मतलब इसके साथ हम लोग कोई IPO या FPO नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, तो ये लॉक इन पीरियड के साथ में रहेगा, मतलब आप उसको 1 ईयर तक सेल नहीं कर सकते। कंपनी हैज टू फुलफिल प्रोविजंस ऑफ सेबी, सेबी के जो गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, रेगुलेशन 2014, वो उसे मानने पड़ेंगे। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS। तो आप देखेंगे बाकी सारी चीजें सेम है ऑलमोस्ट, है ना, सिर्फ चेंज हमको क्या देखने को मिला, पहली बात तो कंपनी विल डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ESOP से अलग है। दूसरा, ये शेयर तुरंत का तुरंत क्या कर दिया जाएगा, लिस्टेड कर दिया जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। तो हमने ये 2 पार्ट देखे। थर्ड वन, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SARS, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर क्या चेंजेस है उसके ऊपर गौर कीजिए। अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉइज आर गिवन अ राइट टू रिसीव एप्लीकेशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, ये भी एकदम सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, यहां पर हमने जो शेयर इशू करना है उसका जो मार्केट प्राइस है, विच प्राइस, मार्केट प्राइस, मैं एक सिंपल प्राइस यहां पर ले लेता हूं, से 500 रुपीज उसका मार्केट प्राइस, ठीक है। और हमने बोला कि एक फ्यूचर डेट पे आफ्टर ए ईयर, बराबर है, सपोज हम ये डेट ले लेते हैं 1 जनवरी 2021 का, और ये जो फ्यूचर डेट है वो है 31 दिसंबर 2021, मतलब 1 साल के बाद, और हम उन्हें शेयर इशू करेंगे फॉर ₹300, हमने ऐसा बता दिया, ठीक है। तो ये जो पीरियड, इसे कौन सा पीरियड बोला जाएगा, वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि यहां पर हमने अनाउंस किया कि आपको 1 साल के बाद 300 रुपए में ये शेयर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, द कंपनी अलॉट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, तो सभी जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए जाएंगे, दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जो कंपनी के वैल्यू, जो कंपनी का जो शेयर है उसके वैल्यू से लिंक होते हैं। On the relevant date, that is the future date, depending upon the appreciation in the value of share, which are linked to the SARS unit, the employee is paid an appreciation value in the cash or through equity share. तो यहां पर है ना, हम एम्प्लॉय से पैसे नहीं लेते। अब क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर डेट आ जाएगा 31 दिसंबर 2021, ये डेट आया ना, उस समय हम फिर से करंट मार्केट प्राइस देखेंगे। क्या देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस उस दिन 1 साल के बाद। तो सपोज उस दिन जो प्राइस चल रहा है वो है 600 रुपीज, ठीक है। और हमने आपको कितने में इशू किया था, हमने आपको 300 रुपीज में इशू किया था, या इशू करने का वादा किया था, और आज उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 600 रुपीज। तो कंपनी आपको इसका डिफरेंस पे करेगी, मतलब 600 माइनस 300, तो जो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन जो है वो कितने का है, 300 रुपीज का। तो पर शेयर 300 रुपीज कंपनी आपको पे करेगी। तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना ऑफर एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं। ऐसे केस में जो भी फ्यूचर डेट पे प्राइस रहेगा उसका डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। मतलब ना आपको शेयर खरीदना है, आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर नहीं आएंगे, आपको उसका बेनिफिट दिया जाएगा, आपको उससे होने वाला फायदा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने यहां पर बताया, आज की तारीख में मार्केट प्राइस क्या हो गया है, 600 रुपीज, और जब आपको ऑफर किया था तो कितने में ऑफर किया था, 300 रुपीज। तो कंपनी बोलेगी कि हम आपको जो डिफरेंस है 300 रुपीज का वो पे करेंगे। समझ में आया सभी को। सपोज कंपनी
आपको ऑफर कर रही है, ऑफर प्राइस इज 400 रुपीज, ठीक है ना। और जो फ्यूचर डेट पे प्राइस है, प्राइस ऑन फ्यूचर डेट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, करंट प्राइस की बात कर रहा हूं। हाँ, मतलब आप फ्यूचर डेट में आ चुके हो और तब आपने देखा इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस तो 900 रुपीज है, तो कंपनी आपको पैसा देगी, कितना देगी, 900 माइनस 400, तो पर शेयर कंपनी आपको 500 रुपीज देगी। ये बात समझ में आई क्या, इसको बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। So on the relevant date, that is the future date, depending upon the appreciation in the value of the share which are linked to SAR unit, the employee is paid the appreciation value in cash or through equity share। तो यहां पर एक ऑप्शन मिलता है, आपको शेयर लेना है तो शेयर मिलेगा। हाँ, अगर आपको शेयर लेना है तो आप पैसा देके शेयर ले सकते हो, उसकी जगह आपको टोटल अमाउंट बेनिफिट लेना है तो आप बेनिफिट भी ले सकते हो। SAR is the form of bonus compensation given to the employee। ये एक बोनस कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाता है। इफ द कंपनी परफॉर्म वेल एंड इट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गोज अप, द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर। एम्प्लॉय को कुछ खरीदने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। कंपनी हैज टू गिव एम्प्लॉय अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर। इसके अंदर भी 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड होता है टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। देयर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर सार। जैसे कि हमने बता दिया, इमीडिएटली कंपनी आपको बेनिफिट भी दे सकती है या आप खुद खरीद करके बेच सकते हो, तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ऑन द वेरी मोमेंट भी आप परचेस करके सेल कर सकते हो या डायरेक्टली अपना बेनिफिट भी ले सकते हो। टू इशू सार्स, कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जितने भी एम्प्लॉय को देने वाले शेयर है उसमें हमें स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही, कंपल्सरी। कहां से, शेयर होल्डर से, ठीक है। लास्ट पार्ट आ जाता है इक्विटी शेयर। कौन सा इक्विटी, स्वेट इक्विटी। कौन सा इक्विटी, स्वेट। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, है ना। बहुत बहुत मराठी में बोलते हैं ना, घाम छूटने, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये स्वेट का मतलब वही है कि आपने जो कंपनी के लिए पसीना बहाया है, जो मेहनत की है, आपकी वजह से आज जो कंपनी एक अच्छे स्तर पे पहुंच गई है, उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी। दीज आर शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। किसको दिया जा रहा है, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आपने जो कंपनी के लिए काम किया है उसके बदले में आपको शेयर दिया जा रहा है। इट इज इशूड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। यहां पर स्पेसिफिकली, वहां पर क्या हुआ था, इसके पहले के जो हमने शेयर देखे दिए ना, वो सब परमानेंट एम्प्लॉय को दिए जा रहे थे। लेकिन यहां पर कोई एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय है या 2-4 एम्प्लॉय है जिन्होंने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया और उनकी वजह से कंपनी आप आज एक बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गई है, उनको स्पेसिफिकली दिया जा रहा है, सारे एम्प्लॉय को नहीं दिया जा रहा है। तो डायरेक्टर्स हो, एम्प्लॉयज हो, उनका जो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द कंपनी विच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो उनकी मेहनत की वजह से जो कंपनी को प्रॉफिट में फायदा हुआ है, उसके बदले में उन्हें दिया जा रहा है स्वेट इक्विटी। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक परी पासु विद अदर इक्विटी शेयर। परी पासु का मतलब क्या होता है, सिमिलर रैंक। मतलब जो राइट्स एक दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर को होगा, वही सेम राइट ये स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर को भी होगा। These shares have a lock-in period of 3 years। देखिए यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया, ये जो शेयर आप खरीदोगे तो 3 साल तक इसको आप ना बेच सकते हो, ना किसी के पास मॉर्गेज रख सकते हो, गिरवी रख सकते हो। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान आप सेल नहीं कर सकते। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू इक्विटी शेयर। कौन सा इक्विटी, स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी शेयर भी आपको इशू करना है तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर के थ्रू। गेटिंग इट एवरीवन। तो ये था एम्प्लॉय को दिया जाने वाला स्टॉक। ऐसे स्टॉक जो डायरेक्टली हम एम्प्लॉयज को दे रहे थे, कौन कौन से था, पहला था
ईसॉस, सारे परमानेंट एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स को ईसॉस दिया जाएगा, कम प्राइस में दिया जाएगा। इसमें एक वेस्टिंग पीरियड होगा, एम्प्लॉयज को डिसाइड करना पड़ेगा उस वेस्टिंग पीरियड के दौरान उनको लेना है या नहीं लेना है। दूसरा हमने क्या देखा, ESPS परचेस स्कीम। इसके अंदर क्या हो रहा था, ESPS में क्या हो रहा था, ESPS में हम एम्प्लॉयज का सैलरी में से इसके प्राइस को डिडक्ट कर रहे थे। कहां से डिडक्ट कर रहे थे, फ्रॉम सैलरी, मतलब उनसे अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा बट सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा सार्स। सार्स में क्या हुआ, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आपको प्राइस का गैप एज अ बेनिफिट लेना है या शेयर लेना है, कंपनी आपको वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, तो यहां पर डायरेक्टली आपको वो अमाउंट पे किया जाता है, ऐसा एज्यूम करके कि सपोज आपने वो शेयर परचेस किया था 400 में और आप उसे बेचोगे 900 में, तो आपको फायदा कितना हुआ, 500 रुपीज का। तो कंपनी आपको ये 500 रुपीज का बेनिफिट डायरेक्ट पे कर देगी। और लास्ट में अभी अभी हमने देखा स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या होता है, ऐसे एम्प्लॉय जिनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम स्वेट इक्विटी इशू करते हैं। ठीक है, सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड अदर पार्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।